नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आंध्र प्रदेश में गजब हो रहा है क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री पिछले दिन आंध्र प्रदेश गए, उस पर बात कर लेते हैं। तो वहाँ प्रधानमंत्री उस योजना के तहत पहुंचे जो इस समय भारत सरकार के मातहत चल रही है, अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें उन तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया भारत की आज़ादी में, लेकिन जब इतिहास लिखा गया तो किसी कारणवश वो छूट गए, उन लोगों को याद करके और उनको लेकर एक नया इतिहास लिखने के क्रम में भारत सरकार लगी हुई है। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं और अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, आदमकद प्रतिमा। वो इस प्रतिमा का जब अनावरण करते हैं, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीताराम राजू का बड़ा योगदान है आंध्र प्रदेश के इतिहास में और खासकर क्रांतिकारी इतिहास में। दूसरा, उनका जो अपना समाज है, उस समाज में भाजपा इस जरिए जो पैठ बना रही है, उसने परेशान कर दिया कि आखिर में आंध्रा में भाजपा करने क्या जा रही है। तेलंगाना में आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। अब बात आंध्रा की चल रही है और उस प्रतिमा के अनावरण के बाद से बातें बदली बदली सी नजर आ रही है। कैसे? चंद्रबाबू नायडू, देखिए चंद्रबाबू नायडू उन लोगों में शुमार हैं जो 2019 में राहुल गांधी की पालकी उठाया करते थे। अब देखिए, अगर आपको वो तस्वीरें ध्यान हो तो जो विपक्षी एकता का ताना बाना बुना जा रहा था, उसमें जो 2-3 लोग उसके अगुआ रहे, वो उसमें पहला नाम चंद्रबाबू नायडू का। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ साझा विपक्ष तैयार करने में लगे थे। अब आपको एक चीज और जान के आश्चर्य होगा कि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो 2014 में एनडीए के साथ रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता रही, उस लोकप्रियता की सुनामी पर बैठे और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 आते आते इनको लगा कि नहीं, अब हमको जो है उस विपक्ष की तरफ जाना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को हटा दे। उसका हासिल ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें न विधानसभा में इन्हें कुछ मिला और न लोकसभा में कुछ मिला। 3 सीटें मिली लोकसभा में और तकरीबन 23 से 24 सीटें मिली विधानसभा में। तो इनको समझ आया कि दरअसल 2014 में हमारा मिरेकल नहीं, वो नरेंद्र मोदी का मिरेकल था। तो अब फिर उनके सुर बदले और उस सुर बदलने का जो पहला संकेत है वो रहा एनडीए के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन देकर उन्होंने घोषणा कर दी। और देखिए, आंध्र प्रदेश में तो भाजपा के पास कुछ है नहीं, जो है वो या तो जगन मोहन रेड्डी के पास है और या चंद्रबाबू नायडू के पास है। जगन मोहन रेड्डी ने पहले समर्थन की घोषणा कर रखी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी अब कर दी। सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू इसके जरिए बताना क्या चाहते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति में 2-3 घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना तो यही हुई है कि भाजपा वहां जिस तरीके से अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वो जाहिर तौर पर उसे साथी की जरूरत है। अब वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाती है नहीं जाती, वो एक अलग मसला, लेकिन वहां पर कापू और ओबीसी कार्ड भाजपा खेल रही है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी तेलंगाना वाले मसले में कि नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से ये चाहे गुजरात रहा हो और चाहे पूरा हिंदुस्तान रहा हो, ओबीसी भाजपा के पक्ष में लामबंद हुए। तो ये जो लोकप्रियता है भाजपा की, खासकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अक्रॉस द कास्ट और खास तौर से ओबीसी के बीच, उसे ये दक्षिण तक चाहते हैं कि उसका लाभ लिया जाए और उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो राजनीति करते हैं वो इन सब चीजों पर गौर रखते हैं। तो अब
लोकप्रियता और दूसरा इन दो समुदायों पर फोकस, और तीसरी बात जो हो रही है वो जगन मोहन रेड्डी के घर में फूट पड़ी। अब आप देखिए कि उनकी बहन और उनकी माँ वो एक अलग जो है तेलंगाना में अलग सियासत कर रही हैं, और जो लोग आंध्र प्रदेश को समझते हैं वो ये मानते हैं कि दरअसल ये जो चमत्कार किया जगन मोहन रेड्डी ने उसमें बड़ी भूमिका उनके परिवार की रही, खास तौर से कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और इस तरह की लंबी पैदल यात्राएं जो कभी जगन मोहन के पिता किया करते थे, उस तरह की यात्राओं का खाका खींचना, कार्यकर्ताओं को आप ये समझिए एक्टिव रखना, सक्रिय रखना, ये तमाम जो चीजें रही उसके पीछे उनकी बहन और उनकी मां को माना जाता है कि उनका दरअसल बड़ा जबरदस्त जुड़ाव है तमाम कार्यकर्ताओं से। इसलिए हमेशा एक इतिहास रचने की तरफ बढ़ा करते थे जगन मोहन। अब ये माना जा रहा है कि उनके जाने से ये चीजें इन आयामों में वो थोड़ा कमजोर होंगे। एक दूसरा उनका अपना एक टेन्योर चल ही गया है, मतलब एक टेन्योर चल ही रहा है। तीसरी बात ये हुई है कि चंद्रबाबू नायडू अब अकुलाहट में है और वो चाहते हैं कि अब सत्ता मिले, जिसके लिए वो जो मौजूदा डिस्पेंशन है उसके खिलाफ पूरी तरह से अभियान छेड़ा हुआ उन्होंने। अब वो विपक्ष में है तो विपक्ष का ये काम भी है कि सरकार की कमियों को उजागर किया जाए, सो वो उजागर करने में लगे हुए हैं और उनके साथ पवन कल्याण को अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इधर भाजपा भी पवन कल्याण को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। क्योंकि जिस कापू कम्युनिटी पर भाजपा फोकस कर रही है उसी कम्युनिटी के अगुवा है पवन कल्याण, और कापू बड़ी डोमिनेंट वहां पर जो है बिरादरी है, उनकी अच्छी खासी आबादी है। आपको याद हो कि संभवतः 2014 में, अगर हमको ठीक ठीक याद है तो, या मतलब अब हमको एग्जैक्ट साल नहीं याद आ रहा है, तो एक बड़ा कापू आंदोलन हुआ था दक्षिण में और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था तब चुनाव पर। ये 14 या 19 इसी में से एक चुनाव की बात है, और उस आंदोलन ने बड़ा प्रभावित किया था। हमको लगता है ये संयुक्त आंध्र था तब की बात है, लेकिन एक बार डेट देखना पड़ेगा, वो उसके लेकर हम मतलब ठीक ठीक याद नहीं। तो वो उस आंदोलन की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बिरादरी जो है इनकी अच्छी खासी आबादी है और राजनीति में इनका अच्छा दखल भी है। इनके बिना चुनाव जीतना सहज नहीं है, तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा वहां दखल चाहती है तो उन्हें इनका सहयोग चाहना चाहिए होगा। इसलिए पवन कल्याण को के साथ जाने या उनको साथ लेने की चर्चा खूब रहती है। अब सवाल यह है कि फिर इसमें चंद्रबाबू नायडू कहां से आ गए। तो देखिए, पहला तो चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया एनडीए के उम्मीदवार का, तो इससे उन्होंने एक संकेत तो दे दिया कि वो दोबारा उस एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके ये 2014 तक थे और जिसकी हिस्सेदारी की वजह से उन्हें सत्ता का सुख मिला, और जाहिर तौर पर वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ उनको मिल पाया। एक दूसरा, पवन कल्याण के साथ वो भी जो है जुड़ रहे हैं, तो असल में पवन कल्याण के जरिए ये भाजपा के नजदीक आने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी में चंद्रबाबू नायडू के लिए जगह है या नहीं है, ये तो धीरे धीरे समझ में आएगा जिस तरह से भाजपा आंध्र प्रदेश को लेकर देख रही है। देखिए, तेलंगाना में उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दी है। अब तेलंगाना में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा अपनी पोजीशनिंग कर रही है वो कुछ उसी तरह की स्थिति आंध्र प्रदेश में भी चाहती है। हालांकि ये बात अलग है कि जगन मोहन रेड्डी ने बीजू जनता दल के बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है उन्होंने, अगर हम बीजू जनता दल को छोड़ दें, तो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, और वैसे भी उनको माना जाता है कि वो एनडीए के करीब है, वो इस तरह का साइन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ भाजपा जाएगी, एक ये सवाल है। और अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति का जब
15 जून को मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने, तो जगन मोहन रेड्डी को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। माना जा रहा था कि ये तो भाजपा के खेमे में जाएंगे। इन तमाम जो बातें हैं उसमें एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भाजपा आंध्र प्रदेश में भी अपने लिए जमीन तलाश रही है और उसमें पवन कल्याण के साथ चर्चा है कि वो संभावनाएं खोजने में लगी है। अब उन संभावनाओं में क्या चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कोई जगह है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू को तो इस समय साथ चाहिए, चूंकि वो सत्ता में वापसी भी चाहते हैं और लोकसभा में अपनी बड़ी हिस्सेदारी भी चाहते हैं आंध्र प्रदेश में। और उनको पता है कि 2014 उन्होंने देखा है, तो वो सोच रहे हैं कि 2024 में भी कुछ चमत्कार हो जाए प्रधानमंत्री के कंधे पर बैठकर। अब भाजपा बैठाती है या नहीं बैठाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन करके चंद्रबाबू नायडू ने गजब संकेत दिया है, क्योंकि वो अभी पहले तक तो बड़े खिलाफ हुआ करते थे, अब वो साथ होने के लिए इस तरह का संकेत दे रहे हैं। अब इसमें क्या भाजपा तय करेगी, ये देखने वाली बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।